हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग निर्मल वर्मा द्वारा रचित एक यात्रा वृत्त चिड़ों पर चांदनी को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बतला दिया है कि इस यात्रा संस्मरण को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। तो भाग 1 के अंतर्गत इस यात्रा संस्मरण के आधे अंश की चर्चा हो चुकी है। आज मैं भाग 2 के अंतर्गत इस यात्रा वृत्त के बाकी शेष बचे हुए अंश को पढ़ाऊंगी, उसकी चर्चा करूंगी। भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि निर्मल वर्मा ने शिमला की बर्फीली पहाड़ी चोटियों की सुंदरता को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। शिमला की बर्फीली पहाड़ी चोटियां जो है, रात्रि के समय, सुबह के समय और दोपहर के समय उसका स्वरूप, उसका रूप, रंग कैसा होता है, इसका उल्लेख निर्मल वर्मा जी ने किया है। इतना ही नहीं, जब वे गुलमर्ग के एक होटल में ठहरे थे तो वहाँ पर उन्होंने रात्रि के समय खिलनमर्ग के बर्फीली पहाड़ी चोटियों को जब देखा तो उसकी सुंदरता को वो देखते रह गए। चांद का प्रकाश पूरी बर्फीली पहाड़ियों पर इस तरह से फैला हुआ था कि उन्हें लग रहा था कि उसमें एक आकर्षण है, एक सम्मोहन है जिसमें वे बंधकर रह जाएंगे। और इस सम्मोहन की तुलना उन्होंने किससे की है? सांप के आँख से की है। जिस प्रकार सांप के आँख में सम्मोहन होता है, ठीक वैसा ही एक सम्मोहन कहाँ उसे दिखाई देता है? बर्फीली पहाड़ी चोटियों में। कब दिखाई देता है? चांदनी रात में। और उसने इसे क्या कहा है? एक अद्भुत माया जाल कहा है। तो अब देखते हैं कि निर्मल वर्मा जी ने इन बर्फीली पहाड़ी चोटियों के संदर्भ में और क्या क्या बातें कही है और अपने बचपन के दिनों की किन घटनाओं का उल्लेख किया है। देखिए, निर्मल वर्मा जी अपने बचपन के दिनों को पुनः याद करते हैं कि उनका स्कूल जाकू की पहाड़ी से सटा 750 फीट की ऊंचाई पर था। यानी निर्मल वर्मा जी का स्कूल कहाँ स्थित था? जाकू की पहाड़ी से सटा 750 फीट की ऊंचाई पर। पगडंडी के रास्ते से होकर वे स्कूल से घर लौटते थे। शाम के समय पहाड़ी छायाओं के संग अपना बस्ता घुमा घुमा कर झुलाते हुए, खेलते हुए घर लौटते थे। तो उन्होंने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है कि वे पगडंडी के रास्ते से होकर स्कूल जाते थे और स्कूल से घर लौटते थे और पहाड़ी छायाओं के साथ। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाता है और ढलता है, वैसे ही वहाँ पर पहाड़ की छाया पड़ने लगती है। तो वे पहाड़ की छाया के साथ आगे बढ़ते हैं और रास्ते भर बड़े ही आनंद के साथ अपने बैग को झुलाते हुए, घुमाते हुए घर लौटते हैं। नौकुचिया से भीमताल तक स्कूल आते जाते समय वे अपने बचपन को याद करते हैं। उस रास्ते पर चलते हुए पहाड़ियों को निहारा करते थे। कुछ पहाड़ियाँ फीकी सुनहरी आभा युक्त होती तो कुछ पहाड़ियाँ खुले पंख से ऊपर जाकर टेढ़ी सी। इसकी तुलना वर्मा जी ने कोई विशालकाय बनेला जंतु से किया है जो अपनी गर्दन उठाकर आकाश निहार रहा हो। तो नौकुचिया से भीमताल स्कूल आते जाते समय का जो बचपन था वो याद करते हैं कि किस तरह से वे पहाड़ों को निहारा करते थे। कुछ पहाड़ियों पर फीकी सुनहरी आभा होती थी। फीकी सुनहरी आभा यानी सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य जब डूबता है तो सूर्य के प्रकाश जो होती है वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है, वह तेज नहीं होता जो दोपहर के समय होता है। इसके साथ ही साथ कुछ पहाड़ों को वो देखकर कल्पना करते हैं कि मानो कोई पक्षी जो है अपने पंख को टेढ़ा करके आसमान की ओर निहार रहा है। और इसकी तुलना उन्होंने एक जंगली जंतु से की है, बनेला जंतु यानी वन में रहने वाले जंतु से की है। इसके साथ ही रास्ते में कुछ घर दिखाई देते हैं। जब वे रास्ते से गुजरते हैं, यानी स्कूल आते जाते जब वे रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें कुछ घर भी दिखाई देते हैं। वो घर कैसे लगते हैं यह देखिए। इन छतों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि किसी ने ताश के पत्ते बिखेर दिए हों। तो इन घरों की छत देखकर निर्मल वर्मा जी को लगता है कि मानो किसी ने ताश के पत्ते बिखेर दिए हों। तो ये जब पहाड़ी रास्ते से चलते हैं तो वहाँ पर घर कैसे होते हैं? पहाड़ों पर एक कतार में होते हैं और ऊपर से नीचे तक होते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मानो किसी ने ताश के पत्ते बिखेर दिए हों। ठीक इसके ऊपर हल्के बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे हों, पर ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि मटमैले रंग के रेत के समान छत है। तो इस छत के ऊपर उन्हें क्या दिखाई देता है? रंगीन गुब्बारा। कैसा? हल्के बैंगनी रंग का। तो ये गुब्बारा क्या है? ये समझ लीजिए बादल ही है। लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि छत जो है मटमैला रंग का है, वही दिखाई दे रहा है।
इस प्रकार सब मिलाकर यानी आकाश, बादल और हवा से मिलकर नीला पिरामिड चित्रित हो गया। शाम की धूमिल छाया में इस नील पिरामिड का जन्म हुआ। तो इस प्रकार शाम के समय आसमान, बादल और हवा, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? एक नीला पिरामिड। एक नीला पिरामिड का चित्र उभर कर आता है। निर्मल वर्मा जी ने पहाड़ी छायाएं कैसी होती है यह भी बतलाया है। इस यात्रा विवरण में निर्मल वर्मा जी ने यह भी बतलाया है कि पहाड़ी छायाएं कैसी होती है, इसका भी उल्लेख यहाँ मिलता है। पहाड़ी छायाओं का रंग पल पल बदलता है। ये छायाएं धीरे धीरे धूप के संग उतरती है, अर्थात सूर्य के उगने तथा सूर्य के अस्त होने तक छायाएं भी समय के साथ बदलती रहती है। तो पहाड़ की छाया जो होती है वह सूर्य के उगने और सूर्य के ढलने तक अपना रूप बदलती है। यानी आपने भी देखा होगा कि जब सूर्य उगता है तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का छाया कैसे है? पीछे की ओर पड़ता है। ठीक वह जैसे जैसे धूप चढ़ता है उसकी छाया जो है थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि आरंभ में छाया बड़ी होती है। फिर जब सूर्य जो है सिर के ऊपर होता है तो छाया एकदम छोटी रहती है, और पुनः जब धूप जो है पीछे की ओर जाता है तो छाया सामने की ओर पड़ती है। तो आरंभ में छाया छोटी होती है और ढलने तक में छाया बड़ी हो जाती है। तो पहाड़ों के संग भी ऐसा होता है कि सूर्य के उगने से सूर्य के ढलने तक पहाड़ की छायाएं जो होती है वह अपना आकार बदलती है, अपना रंग बदल लेती है। जैसे जैसे धूप नीचे सरकती जाती है वैसे ही शाम होता जाता है। तो आप सभी जानते हैं जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य सबसे नीचे होता है, लेकिन वो क्या सामने होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य पीछे जा करके नीचे चला जाता है, नीचे सरक जाता है, वैसे ही शाम होने लगती है। तो पहाड़ों पर भी ऐसा होता है। वर्मा जी बतलाते हैं कि धूप सेब के बगीचे में सेब के पेड़ों की टहनियों पर सरसराती हुई नीचे जाती है। तो वहाँ पर क्या है? सेब के बगीचे हैं। तो धूप क्या होती है? सेब के बगीचे में जो सेब के पेड़ हैं उनकी टहनियों पर सरसराती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद धूप चीड़ के पेड़ के नुकीले पत्ते या पत्तियों की जाली से छनती हुई नीचे आ जाती है। और इसके साथ ही साथ क्या है? वहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं। तो उस चीड़ के जो ऊपर नुकीले पत्ते हैं और नुकीले पत्ते से छनकर धूप जो है नीचे की ओर आती है। रचनाकार वर्मा जी ने प्रकृति के ऐसे अद्भुत सौंदर्य को अपनी खुली आंखों से देखा है। तो ये निर्मल वर्मा जी का सौभाग्य है कि उन्हें ऐसी सुंदरता अपनी खुली आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेखक का कहना है, पहाड़ों पर अंधेरा एकदम नहीं आता, एकदम आकर चौंकाता नहीं है। इस प्रकार पहाड़ी धूप कभी मरती नहीं, सिर्फ अपना रंग बदल लेती है। ऐसा लगता है कि धूप ने ही अपना रूप बदल लिया हो, धूप ही रात में तब्दील हो जाती है। तो ये जो है आपके पाठ से ये पंक्ति उद्धृत है, इसे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जो भी जहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा में जो पंक्ति दी गई है वो आपके पाठ से ली गई है। तो ये पाठ में क्या लिखा गया है कि पहाड़ों पर अंधेरा एकदम से आता नहीं है, यहाँ पर अंधेरा धीरे धीरे आता है। और ये भी कहते हैं कि पहाड़ी धूप कभी मरती नहीं है, बल्कि अपना रूप बदल लेती है, अपना रंग बदल लेती है। और यही धूप किस में तब्दील हो जाती है? धीरे धीरे करके रात में बदल जाती है, रात में तब्दील हो जाती है। निर्मल वर्मा जी ने एक हिल स्टेशन सोलन का भी जिक्र किया है। तो एक हिल स्टेशन का उल्लेख यहाँ पर आया है, वह है सोलन। यह कालका और शिमला के बीच का एक वीरान उपेक्षित हिल स्टेशन है। तो सोलन जो है वो हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कालका और शिमला के बीच। लेकिन ये उपेक्षित और वीरान है, यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता है, इसलिए ये वीरान है, सन्नाटा है एकदम। यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने के कुछ कोठियाँ, बंगले कहीं कहीं मिल जाते हैं। उस उजाड़ निर्जन कोठियों और बंगले के दरवाजे पर टूटी फूटी तख्तियाँ झूलती रहती है, जिस पर लिखा होता है टू लेट। वहाँ की पहाड़ियाँ भी खामोश दिखाई देती हैं। तो ये जो वीरान जगह है, ये जो वीरान हिल स्टेशन है, यहाँ पर क्या है? अंग्रेज़ों के ज़माने के यानी बहुत पुराने कोठियाँ हैं, बंगले हैं, लेकिन क्या कोई रहता नहीं है। वहाँ पर जो पुरानी कोठियाँ हैं, मकान है, उसके दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? टू लेट की पोस्टर लगा हुआ है, तख्ती झुलाकर ये लिख दिया गया है। और वहाँ की पहाड़ियाँ भी खामोश दिखाई देती है। और यही कारण है कि वर्मा जी को ऐसा लगता है कि ये जगह इतना वीरान है, इतना खामोश है कि यहाँ की पहाड़ियाँ भी खामोश उन्हें महसूस होती है।
कभी कभी पहाड़ी चरवाहों की गीत स्वर हवा में भटकता उड़ता सुनाई दे जाता है। और वहाँ पर कभी कभी पहाड़ी चरवाहा जो होते हैं उनके गीत सुनाई दे जाते हैं। वहीं पर एक जगह है खोखल, जो मोटर रोड से जरा बित्ते भर नीचे है। वहाँ भी सन्नाटा है और खामोशी है। तो जहाँ सोलन हिल स्टेशन है वहीं से कुछ दूरी पर एक जगह है खोखल, जो मोटर रोड से कुछ दूरी पर है। वहाँ पर भी क्या है, एक सन्नाटा है, खामोशी है। यह चारों तरफ से चीड़ के घने झुरमुट से घिरा हुआ है। वहाँ पर बिछाए गए सफ़ेद पत्थरों पर काई जम गई है। तात्पर्य यह है कि लोगों के आवागमन के अभाव में वह जगह पूरी तरह से गंदगी से भर गई है। बारिश होती है, पत्ते गिरते हैं। ये जो खोखल जगह है वहाँ पर क्या है, वो चीड़ के झुरमुट से घिरा हुआ जगह है। वहाँ भी कोई नहीं आता, वहाँ भी सन्नाटा है। वहाँ पर बारिश होने के कारण क्या हो गई है, जगह जगह काई जम गई है, गंदगी है, पत्ते गिरते हैं, वो सड़ रहे हैं। और जो पत्ते गिरते हैं वो भी वहाँ पर क्या हो गए, सड़ गए हैं। तो वहाँ के जो सफ़ेद पत्थर बिछे हुए थे उस पर पानी बरसने के कारण गंदे हो गए हैं, काई जम गई है और सड़े हुए पत्ते फैले हुए हैं। उन पत्थरों पर कुछ नाम भी लिखा है। वर्मा जी ने अनेकों बार उस नामों को पढ़ा है, पर उनके लिए उस नाम का कोई अर्थ नहीं है और ना ही उनके लिए भी लेखक का कोई अर्थ है, अर्थात दोनों के लिए अर्थहीन है। तो खोखल जो जगह है वहाँ पर जो सफ़ेद पत्थर बिछे हुए हैं जिस पर काई जम गई है, उस पर कुछ नाम लिखे हुए। लेखक ने बहुत बार उस नाम को पढ़ा है, तो लेखक को उस नाम से कोई मतलब नहीं है और उस नाम को भी लेखक से कोई मतलब नहीं है। यानी दोनों के लिए क्या है, अर्थहीन है। लेखक हर शाम वहाँ कुछ समय व्यतीत करने आते हैं। वे वहाँ उन खामोश पत्थरों को देखते हैं। वहाँ उनके पैरों के नीचे गीली मिट्टी, काई, कीचड़ में लिपटे फूल, रंग बिरंगी तितलियाँ हैं। वहाँ पर उन्हें एक तेज तीखी खुशबू महसूस होती है और वे लिखते हैं कि पहाड़ियों के एम्फी थिएटर में किसी के पैरों की थाप झाड़ियों के बीच सरसराती सुनाई दे जाती है। यह गूंज चारों दिशाओं में खटखटाकर पहाड़ी हवा में गुम हो जाती है। इस वीरान जगह में, सन्नाटे से जगह में लेखक जो है अपना कुछ समय व्यतीत करने आते हैं। वे जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के खामोश पत्थरों को देखते हैं, काई में जो लिपटे हुए खिले हुए जो फूल हैं उन फूलों को देखते हैं और वहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि एक तीखी और तेज खुशबू फैल रही है। तो ये तीखी और तेज खुशबू किसकी है, वहाँ जो गंदगी है उसकी है और फूलों की है। तो दोनों को मिला करके ये जो खुशबू कैसी हो गई है, तीखी और तेज हो गई है। तो लेखक को यहाँ लगता है कि ये पहाड़ी क्या है, एम्फी थिएटर की तरह है, जहाँ पर किसी के पैरों की चाप झाड़ियों में सरसराती हुई सुनाई देती है और ये फिर क्या होता है, ये पहाड़ी हवा में फिर से विलीन हो जाती है। तो लेखक ने यहाँ पर एक अंग्रेजी कविता की 2 पंक्ति को उदाहरण के रूप में दिया है। क्या है, इज़ देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर। तो यह कविता कवि वाल्टेयर डेलामेयर की है और कविता का शीर्षक है द लिसनर। यदि आपको मौका मिले तो आप इस कविता को एक बार जरूर पढ़ें, बहुत ही सुंदर कविता है। लेखक के मन में पुनः जिज्ञासा का भाव पैदा होता है कि अजीब यात्री कौन है। लेखक के मन में पुनः एक जिज्ञासा का भाव कि उन्हें किसकी पदचाप सुनाई पड़ती है। लेखक एक बार फिर बरसों पहले की एक शाम को याद करने लगते हैं। नारकंडे का एक डाक बंगला जो 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहीं पर डाक बंगले के ठीक नीचे बस के अड्डे के पास ही है किसी पहाड़ी देवता का मंदिर। तो लेखक पुनः याद कर रहे हैं क्या, एक डाक बंगला जो कहाँ स्थित है, नारकंडे के 9000 फीट की ऊंचाई पर, और वहीं पर एक पहाड़ी देवता का मंदिर है। तो उस मंदिर की क्या विशेषता है, देखिए। पुरानी मान्यता या प्रथा के अनुसार हर यात्री अपना कोई कपड़ा मंदिर को भेंट कर जाता है। इन्हीं कपड़ों को मंदिर की दीवारों के चारों तरफ लटका दिया जाता है। इस प्रकार मंदिर की दीवारें रंग बिरंगे कपड़ों से ढकी रहती है। तो एक मान्यता के अनुसार लोग यहाँ जब भी आते हैं ईश्वर के दर्शन करने, तो क्या करते हैं, अपना कोई कपड़ा वहाँ पर भेंट कर जाते हैं और वही कपड़ा जो है मंदिर की दीवारों पर लटका दिया जाता है। और इस प्रकार मंदिर की दीवारें जो है वह रंग बिरंगे कपड़ों से हमेशा ढकी रहती है। रात के अंधेरे में ये कपड़े दिखाई तो नहीं पड़ते, परंतु हवा के चलने से इन कपड़ों के लहराने या फरफराने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जो मंदिर का दीवार रंग बिरंगे कपड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ पर जो कपड़े लटका के रखे गए हैं, ये रात्रि के समय नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो ये पता चलता है कि कुछ सरसरा रहा है, कुछ फरफरा रहा है। यानी कपड़ों के फरफराने, कपड़ों के सरसराने की आवाज़ रात्रि के अंधकार में भी सुनाई
देती है। लेखक देखते हैं कि मोटर रोड ढलुआ छत के ऊपर हंसिया रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में क्या चांद उगाया है। अब लेखक पुनः देख रहे हैं क्या आसमान में चांद उगा है। किस तरह से? आधा चांद जिसको कहते हैं, हंसिया के रूप में। आप लोगों ने देखा होगा कि हंसिया का इस्तेमाल कब किया जाता है? खेतों में फसल काटने के लिए। तो फसल काटने वाला हंसिया कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। तो ठीक चांद भी इसी रूप में आसमान में उगाया है। परंतु दूर पहाड़ियों पर धूप अभी भी दिखाई दे रहा है। तात्पर्य यह है कि पहाड़ की चोटी पर धूप मौजूद होने पर भी घाटियों में जल्दी ही अंधेरा छाने लगता है। इसके साथ आसमान में चांद भी दिखाई देने लगता है। लेखक यह समझ नहीं पाते हैं कि 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों पर दिखने वाला प्रकाश डूबते सूर्य का है या उगते चांद का है। तो लेखक जब यह देखते हैं कि आसमान में अर्धचंद्राकार रूप में या हंसिया के रूप में चांद उगाया है, तो उन्होंने यह भी देखा कि अभी तक धूप जो है पहाड़ी पर दिखाई दे रही है। सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि पहाड़ों पर जो होते हैं, वहाँ की जो घाटी होती है, वहाँ पर अंधेरा जल्दी छा जाता है। लेकिन पहाड़ी की चोटी पर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो चांद का प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश है, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। देखिए, आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा कि प्रातःकाल सूर्य का उदय हो जाता है लेकिन आपको आसमान में चांद दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से कभी कभी आपने शाम को भी देखा होगा कि सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ है लेकिन आसमान में चांद उगाया है। तो ऐसा हम लोगों ने भी कभी कभी देखा है और पहाड़ों पे तो यह अक्सर दिखाई देता ही है। वर्मा जी लिखते हैं कि नीली धुंध की एक झीनी यानी पतली महीन सी चादर पहाड़ियों पर बिछ गई। डाक बंगले में फैला धुंध इतना घना और ठोस था कि कोई चाकू से तराश कर चित्र बना ले। अब क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है धुंध की एक महीन चादर चारों तरफ फैलते जाती है और डाक बंगले में जो धुंध इस तरह से फैला, इतना ठोस और सघन रूप से कि कोई अगर चाकू से तराश कर अगर उसे चित्र बनाना चाहे तो चित्र भी बना सकता है। अब वर्मा जी डलहौजी के में बिताए हुए अपने दिनों को याद करते हैं। नारकंडे के बाद वे डलहौजी में बिताए दिनों की स्मृति घटनाओं को याद करते हैं। सबसे पहले तो डलहौजी में उन्हें नारकंडे की रात याद आती है। उन्हें वहां पर भी धुंध दिखाई देता है और यह महसूस करते हैं कि धुंध नारकंडे के डाक बंगले से निकलकर ही डलहौजी की इस होटल के आगे बैठ गई है। तो जैसा कि उन्होंने नारकंडे में धुंध को देखा था, ठीक वैसा ही धुंध कहाँ देख रहे हैं? डलहौजी में देख रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ये धुंध कहाँ से आया हो, नारकंडे के होटल से निकलकर डलहौजी तक फैल गया है। वहाँ पर जितने भी लैंप पोस्ट हैं सभी के चारों ओर धुंध जमा होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है आलोक मंडल से आवृत कोई देवदूत पृथ्वी पर आ खड़ा हो। यानी धुंध जो होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुहासा कह सकते हैं। तो ये जो धुंध है जो धुआं की तरह होता है, इससे क्या लैंप पोस्ट के चारों तरफ इस तरह से भर जाता है सफ़ेद सफ़ेद धुंध कि उनको लगता है कि मानो कोई देवदूत खड़ा हो। वर्मा जी कहते हैं कि धुंध सुबह होते ही सूर्य की रोशनी से समाप्त हो जाती है और ये कोहरा या धुंध क्या है, जैसे ही सुबह होगी सूर्य की रोशनी फैलेगी, ये सारा कोहरा सारा धुंध जो है समाप्त हो जाएगा। पुनः वे भीमताल में स्थित अपने मकान का उल्लेख करते हैं जहां मकान के पिछले भाग में पहाड़ी धूप धीरे धीरे नीचे उतरती है। सूर्य के प्रकाश में ओस से भींगी घास, पत्थर, जंगली फूल सब झिलमिला उठते हैं। नीचे उतरती किरणें धीरे धीरे झील में उतर जाती है। तो लेखक ने पुनः अपने मकान यानी भीमताल में जो उनका मकान था उसका उल्लेख किया है और इसके साथ ही साथ मकान के पिछले भाग में पहाड़ी धूप नीचे उतरती है उसका भी उल्लेख किया है। उनके घर से थोड़ी दूर स्थित जो झील है उसके पश्चिमी कोने में एक छोटा सा टापू है। अब यहाँ उन्होंने एक टापू का उल्लेख किया है। ये टापू कहाँ स्थित है? उसके घर से कुछ दूर पर एक झील है, ठीक उसके समीप ही एक टापू है। टापू के बीचों बीच स्थित पेड़ों के झुरमुट की छायाएं दिन भर पानी में तिरती रहती है। वहाँ पर टूरिस्टों को घुमाने के लिए नौकाएं किनारे पर खड़ी रहती है। दृश्य भी काफ़ी सुंदर है। तो वहाँ पर जो टापू है उस टापू में क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी छायाएं कहाँ पड़ती है, जल में पड़ती है। वहाँ पर बहुत सारी नौकाएं खड़ी रहती है जो टूरिस्टों को घुमाती है। तो इस तरह वहाँ का भी दृश्य जो है काफ़ी सुंदर है। वहाँ पर बहुत से पौधे तो हैं पर पके गूलर का पेड़ भी है। तो लेखक बताते हैं कि उस टापू पर बहुत सारे पेड़ तो हैं ही, बहुत सारे पौधे तो हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर और कौन से पेड़ हैं? गूलर के पेड़ हैं। गूलर के पके फल जब पानी में गिरते हैं तो टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। तो लेखक का कहना है कि जब गूलर के फल पानी में गिरते हैं तो उसकी आवाज़ टप टप रूप में सुनाई देती है। इसके साथ ही लेखक बतलाते हैं कि जहाँ उनका मकान है वही मकान के नीचे दलदल है।
यानी जहाँ पर लेखक रहते थे, उनका मकान था, वहाँ क्या है, पहले था दलदल। जब हल्द्वानी और अन्य निकटवर्ती स्थानों के लिए जल खींच लिया गया, तब से दलदल सूख गया है। उनके घर के आगे बाजार है और बस का अड्डा होने के कारण लेखक को यह अच्छी तरह से जानकारी हो गई है कि किस समय कौन सी बस कहाँ जा रही है। तो उन्होंने अपने मकान का भी वर्णन प्रस्तुत किया है कि जहाँ उसका मकान है वहाँ पर दलदल एक समय था, और जब वहाँ से जल खींच लिया गया तो दलदल थोड़ा सूख गया है। वहीं से कुछ दूरी पर बाजार है, बस का अड्डा है, इसीलिए लेखक को मालूम है कि कौन सी बस किस समय कहाँ जाती है। इस प्रकार सुबह, दोपहर, शाम के समय झील का रंग बदलता रहता है। जिस तरह से बादलों का रंग समय के अनुसार बदलता है, ठीक झील का जो जल है उसका भी रंग समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, झील का रंग और आकाश का रंग एक सा हो जाता है। क्योंकि आकाश की छाया झील के जल पर पड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश और झील एक है। आकाश का एक टुकड़ा तारों समेत नीचे आकर औंधा पड़ा है। तो हम सभी जानते हैं कि जल में क्या होता है, आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, ऐसा लगता है कि मानो झील और आकाश मिल गया हो। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि आसमान का प्रतिबिंब, आकाश की जो परछाई है वो जल पर दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि आसमान जो है तारों समेत जल में औंधा पड़ा है। जल और आसमान एकाकार हो गया है। रात के घने अंधकार में सब कुछ नीरव हो जाता है, लहरें भी शांत हो जाती है, बस की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती है। यदि कुछ सुनाई देता है तो वह है गूलर के फलों के गिरने की आवाज़, जो दूर टापू में झील के जल में गिरती है, टप टप टप। इस प्रकार जब रात में घना अंधकार छा जाता है, चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, बस की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लहरें शांत हो जाती है, लेकिन ऐसे शांत वातावरण में भी एक आवाज़ सुनाई देती है, वह है गूलर के फल के जल में गिरने की आवाज़। जो आवाज़ कैसी है? टप टप टप। और यहाँ कवि निर्मल वर्मा इस पाठ का अंत करते हैं, यानी यहीं पर इस पाठ का अंत होता है। तो इस पाठ में चीड़ों पर चांदनी में निर्मल वर्मा जी ने क्या प्रस्तुत किया, अगर आपको संक्षिप्त रूप से पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो उसे भी आप सुन लीजिए और लिख भी लीजिए। चीड़ों पर चांदनी यात्रावृत्त में निर्मल वर्मा ने पहाड़ों के पल पल परिवर्तित रूप रंग, हवा का पागलपन के साथ बहना, चीड़ के पेड़ों की कतार, बादलों की अटखेलियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। स्कूल जाने वाली शॉर्टकट पगडंडी, खुबानी का पेड़, डाकखाने के नीचे बम्बा, देवदार के मोटे मोटे गालों से चिपकी बर्फ, सांता क्लॉज के सन से सफ़ेद बाल, पाउडर पफ सा बादल, ताश के पत्ते जैसी सलेटी छत, नीले वृक्ष पिरामिड, पहाड़ियों पर रेंगती धूप के वर्णन उन्होंने भाव चित्र के माध्यम से किया है। निर्मल वर्मा जी की आत्मा मानो पहाड़ों पर बसती है। यही कारण है कि उनका मन पहाड़ से एकाकार हो जाता है, तादात्म्य में स्थापित करता है। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के अनेक बिंब प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ ही प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। तो एक उदाहरण देख लीजिए, कहाँ है? झील के कितने चेहरे हैं या चेहरा एक ही है? इस पंक्ति में प्रकृति का मानवीकरण है। उन्होंने पहाड़ों पर बिखरी चांदनी को आधार बनाकर पहाड़ों के सौंदर्य को अनुपम ढंग से अभिव्यक्त किया है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप संक्षिप्त रूप से यह बताइए कि निर्मल वर्मा जी ने चीड़ों पर चांदनी यात्रावृत्त में क्या लिखा है, क्या उन्होंने बतलाना चाहा है, तो अभी जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया इसे आप लिख सकते हैं। या यह कहिए कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा जाए। या फिर यदि आपसे पूछा जाए कि निर्मल वर्मा जी का इस यात्रावृत्त लिखने का क्या उद्देश्य है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि चीड़ों पर चांदनी यात्रावृत्त को मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है, यह आपको समझ में आ गया होगा। यह पाठ इतना मनोरंजक, इतना रोचक है कि इस पाठ की प्रत्येक पंक्ति इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूँ, यदि मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूँ, तो यह 2 सीटिंग में यह लेसन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। इस लेसन को, इस पाठ को समझाने के लिए कम से कम 5 क्लास लेना जरूरी है, तभी जाकर के आप प्रत्येक पंक्ति के, प्रत्येक शब्द के अर्थ को भली भांति समझ सकेंगे। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इस पाठ को जितनी आसानी पूर्वक हो आप लोगों को समझा सकूं। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। हो सकता है कोई पंक्ति ऐसी हो जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट
अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।